हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। हाँ, सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू द लेक्चर नंबर 3। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, जानते हो आप सब, ठीक है? आप किससे पढ़ रहे हो? सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में बातें कर चुके, इनर्शिया के बारे में बातें कर चुके हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, मोमेंटम जानते हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी जानते हैं, और उनके बेसिस पर छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं। ठीक, उनके आगे की बातें हम आज शुरू करेंगे। आपके लिए सजेशन आज ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी NIOS की बुक है, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर सिलेबस में मैंने आपको दिखाया था आपकी स्क्रीन पे, वो मेरी ही लिखी बुक है विजन पॉइंट की तरफ से, वो आपके पास अवेलेबल हो अगर, तो जितने भी टॉपिक्स आप पढ़े हो उसके बाद उसमें एग्जांपल्स गिवन है सॉल्व, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हो। और एक्सरसाइजेज में भी ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर किया गया है, आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, सो अगर आप इतना काम कर चुके हैं देन इट विल बी रियली ग्रेट। हम आगे की बातें शुरू करेंगे। आज हमको क्या क्या पढ़ना है? आज हमको इम्पल्स के बारे में सीखना है, इम्पल्स के न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही साथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक माइंडसेट ये आता है कि सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स इट। ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, पता ही नहीं भाई। आज ऐसा नहीं होगा, आज हम बहुत कुछ सीखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आई होप कई चीजें इसमें से ऐसी होंगी जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। ठीक है, सो आगे की बातें शुरू करते हुए हम अपने आज के पहले टॉपिक पे आते हैं, इम्पल्स। ठीक, होता क्या है इम्पल्स समझाने के पहले मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक नेल है, कील, एक हैमर है, हथौड़ा, आपको उस कील को दीवार में डालना है विद द हेल्प ऑफ दैट हैमर। ठीक है, अब मैं आपको दो तरीका देता हूं। मैंने बोला बेटा कील रखी है, आप बहुत स्लोली हैमर को लाओ और धीरे धीरे हैमर को इस पे रखो, इस तरह आपको कील डालना है। ठीक, मैंने दूसरे बच्चे को बोला कि बेटा तुमको तेजी तेजी हथौड़ा मारते हुए कील को अंदर डालना है। पहला वाला कहेगा सर क्या मजाक है, दुश्मनी मेरे से ही आपकी। आपको पता है कि, और मुझे भी पता है कि जब हम इस नेल पे धीरे धीरे हथौड़ा मारेंगे वो नेल कभी भी जिंदगी में अंदर नहीं जाएगा। ठीक, क्यों नहीं जाएगा? नेल तो उतना ही पतला है, हथौड़ा उतना ही भारी है, फोर्स आप तब भी लगा रहे हो। पहले बच्चे के लिए नेल दीवार में चला गया, दूसरे बच्चे क्यों नहीं गया? वहां पे मैटर आता है कि जितना टाइम टेकन होगा इनके बीच में, जितना ज्यादा उतना कम चांसेस होगा इस नेल के अंदर जाने का। जितनी जल्दी जल्दी मार सकते हो, जितनी ताकत से, उतनी जल्दी वो नेल अंदर जाएगा। दैट इज इंपल्स। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगाते हो फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी पे, दैट फोर्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। आपके पास लिखी है पूरी डेफिनेशन, आपकी स्क्रीन पे आपको हर चीज विजिबल है। देखिए समझाता मैं हूं आपको, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, बट एक प्रॉपर आपकी स्क्रीन पे हर चीज अवेलेबल इसलिए होती है क्योंकि आपके पास आपको नोट्स भी बनाने हैं, आप इजीली प्रॉपरली डेफिनेशन को देख करके लिख सकिए, अपने नोट्स बना सके, और वो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर समझाता हूं ताकि ब्रेन में आपके नोट्स भी पैरेलल में बनते चले। ठीक, सो इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, टाइम जितना कम होगा हम उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, वही फोर्स इंपल्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, वहां पे हमने क्या सीखा था? F इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, राइट? या F इक्वल टू m v2 माइनस v1 अपॉन t होता है, करेक्ट? देखो मतलब F इक्वल टू इतना होता है, इंपल्स
F इंटू टी, एफ की वैल्यू डालिए, टी से टी कैंसिल, इंपल्स का फॉर्मूला क्या मिला, V2 माइनस V1, या इंपल्स इक्वल टू mv2 माइनस ऑफ mv1। यहां पे देखिएगा बच्चा थोड़ा सा, यहां पे आपके पास फॉर्मूला है mv2 माइनस mv1। mv2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, और mv1 क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। मतलब इंपल्स का हम ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी होता है। तो इंपल्स के अभी तक हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आ गए। इंपल्स का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है F इंटू टी, इंपल्स का एक फॉर्मूला हमारे पास ये है F इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो या मेरी वाली बुक उठा लो, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गिवन है, कुछ भी कर लो, आपको इस फॉर्मूले से ज्यादा इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं टीचर का माइंड सेट होता है कि यार अगर बच्चे ने डेफिनेशन भी पढ़ ली है तो इस फॉर्मूले पर तो नजर गई होगी, पक्का है ये फॉर्मूला बच्चे को याद होगा। बट अगर बच्चे ने इन डीप जाके नहीं पढ़ा है तो बच्चा कभी भी इस फॉर्मूले तक नहीं पहुंच सकता, और अगर बच्चा इस फॉर्मूले तक नहीं पहुंचा है तो मेरा दिया न्यूमेरिकल उससे हो नहीं सकता। दैट इज द रीजन कि इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। और मजेदार भी बहुत है यार, अभी हम करने वाले न्यूमेरिकल, देखना बहुत मजा आएगा। ठीक, बट उन न्यूमेरिकल्स के पहले एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे, 2 4 5 की बात किया मैंने सिर्फ आपके साथ अभी। आप खुद ब खुद समझ जाओगे, आपने क्रिकेट खेला होगा, जब आप बॉल को कैच कर रहे होते हो, बॉल आपके हाथ पे आया, आप धीरे से हाथ को पीछे लाते हो, और जैसे ही आपका हाथ पीछे आता है आप बॉल पे ग्रिप कर लेते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके हाथ पे चोट ना लगे। जैसे ही हमको कैच आया, अगर हम यहीं पे बॉल को ग्रिप कर लिया और हाथ को पीछे नहीं ले गए तो यहां पे हमारे हाथ पे चोट आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। हो सकता है हमारा हाथ इंजर्ड हो जाए, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को धीरे से पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि अगर हम अपने हाथ को पीछे खींचेंगे तो टाइम टेकन बढ़ेगा। भाई फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, ये सारे एप्लीकेशन इसी फॉर्मूले पे हैं। जितना ज्यादा टाइम टेकन बढ़ेगा, टी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ रही है, फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा घट रही है, और फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा घटेगी, बॉल से हमारे हाथ पे चोट लगने के चांसेस भी उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक, कार, बस, ट्रक्स, बोगीज में बहुत सारे में हमको स्प्रिंग सिस्टम दिया जाता है, इसको शॉकर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर शॉकर नहीं होगा तो जैसे ही गड्ढे में हमारी गाड़ी कूदेगी हमको सडन झटका लगेगा। पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस, सडन। जहां सडन वर्ड आता है वहां पे टाइम टेकन बहुत कम होता है, और जहां पे टाइम टेकन बहुत कम होगा वहां पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए स्प्रिंग लगती ताकि वो फोर्स धीरे धीरे हम तक पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचेगा। टाइम टेकन ज्यादा तो फोर्स की वैल्यू कम। क्लियर? ये आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं, ठीक यार, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम होता है भाई, लेकिन जब हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात आती है तो वहां पे अब क्या होता है, बंदा एथलीट आया कूद के वहां पे गद्दा वद्दा बिछा देते हैं प्रॉपर, ठीक है, कि बंदा उस पे गिरे। स्कूल में होता है तो कच्ची मिट्टी होती, बंदा उस पे गिरे। क्या स्कूल वहां पे क्या मार्बल फ्लोर या टाइल्स बिछाना अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या पॉसिबल नहीं है कि एथलीट जब गिरे तो बढ़िया मार्बल के वाइट संगमरमर पे या प्रॉपर टाइल्स वाले फ्लोर पे गिरे? पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्यों नहीं करता स्कूल, क्यों नहीं करता ओलंपिक, कोई भी क्यों नहीं करता खेल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को? क्यों? क्योंकि सबको पता है न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। क्यों? बंदा यहां से देखिए दौड़ता हुआ आया, यहां गिरा। अब मान लीजिए यहां पे कुछ मैट्रेस, कुछ गद्दे वद्दे बिछे हैं, तो बंदा जब गिरेगा तो मैट्रेस अंदर की तरफ दबेगा, तब ऊपर आएगा। यानी बंदे को जब मोशन में था, जैसे ही वो गिरा, रेस्ट पे आने के लिए कुछ टाइम मिल गया इस कंप्रेशन की वजह से।
ठीक, बंदे पे फोर्स का इफेक्ट मिनिमम आएगा क्योंकि टाइम टेकन मैक्सिमम है। लेकिन वहीं अगर ऐसा बढ़िया मार्बल का टाइल्स का फ्लोर बिछा है और बंदा आया गिरा, तो अब ये चीज पॉसिबल नहीं। ये अब क्या होगा, बंदा जैसे ही इस पे गिरा, ठीक, ये प्रेस नहीं होगा, मतलब बंदे को रेस्ट पे आने के लिए टाइम टेकन नहीं मिल रहा, टाइम नहीं बढ़ रहा, उसको सडनली तुरंत रेस्ट पे आना होगा। और जब टाइम की वैल्यू बहुत कम होगी तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और अगर ऐसा है तो इन दैट केस, अगर ऐसा है फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो उसके चोट आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। हो सकता है वो उसका आखिरी लॉन्ग जंप हो, लेकिन अगर उसको भाई मिट्टी और गद्दा दे दोगे तो भैया उसको और मौके मिलेंगे, है ना। कराटे में देख लो, कराटे में जरूरी है कि जो पाइल्स ऑफ आइस या पाइल्स ऑफ ब्रिक्स है वो धीरे धीरे हाथ लाए तोड़े, पॉसिबल नहीं है। सडनली हाथ मारता है एंड इट ब्रेक डाउन। जितना कम टाइम था उतना ज्यादा फोर्स था और उतने टूटने के चांसेस ज्यादा थे, ठीक। सो दीज आर द एप्लीकेशंस एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ इंपल्स। अब बहुत बातें हो गई, इंपल्स हम अच्छे से समझ चुके हैं, कुछ नहीं है इंपल्स में। अब थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे आते हैं। बच्चा आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल लिखा है, आप पढ़िए और कोशिश कीजिए खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके नहीं होता है देन इस वीडियो को ऑन करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इज दैट ओके? नाउ अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg, डेटा लिखना शुरू करते हैं। बॉल का मास है 0.4 kg, starts rolling on the ground at 20 meter per second, comes to stop, point should be noted, this is the data, comes to stop मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, कितने पे, 10 मीटर पर सेकेंड पे। कैलकुलेट द फोर्स। यार फोर्स का एक ही फॉर्मूला पढ़े हो अभी तक, F इक्वल टू ma, ठीक। और A में क्या पढ़े हो आप, V माइनस यू बाई टी। M पता है, V पता, U पता, T पता, रखो वैल्यू 0.4, दिस इज 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ 0.8 न्यूटन। सिंपल सा था। एनआईयूएस का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, देखो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपका लेवल क्या है। आप उससे ऊपर हो, नीचे नहीं हो। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था यार, ठीक, डन। इसके आगे की ये जो बातें थी, अज्यूमिंग इट टू बी अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड थ्रू आउट, मतलब फोर्स वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है, जो 0.8 न्यूटन का इधर है वही थ्रू आउट लग रहा होगा। इतनी सी सिंपल सी बात थी, ठीक है। सो नेक्स्ट फिर से वही काम बोलूंगा बच्चा, वीडियो को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, फोर्स पता है अब, ठीक, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, is moving initially with the speed, point should be noted, ये मास तो 10 kg ठीक है, मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बॉडी टू स्टॉप, फिर से स्टॉप, और हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है और फाइनल वेलोसिटी 0 दे रहा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के डेटा निकाला करिए। अगर आप डेटा निकाल लेगा तो फॉर्मूला मैच करवा ले जाओगे, और अगर आप फॉर्मूला मैच करवा लेगा तो न्यूमेरिकल तो तुम्हारी जेब में है यार। द फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, ठीक। अभी इस बारे में बात करेंगे इफ के बाद। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma, F इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी, F इक्वल टू, सॉरी F हमको गिवन है, हम आराम से F की वैल्यू को रखते हैं। F की वैल्यू है 50, दैट इज 10, 0 माइनस
10 डिवाइड बाई टी, 0 से 0 निपटा दो। अब यहां पे देखिए दिस इज 10/5, दैट मीन्स t इक्वल टू -2 सेकेंड। अब यहां पे आपका क्वेश्चन पता है क्या आता है, सर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दिस इज इनकरेक्ट, राइट? नहीं, ऐसा कुछ ना आए, इसीलिए यहां पे एक लाइन दिया जाता है, इफ द फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है, मोशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जो टाइम टेकन होगा -2 होगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन रिवर्स है, टाइम इज 20 सेकेंड। सपोज कि अगर आपके एग्जाम में ये लाइन नहीं गिवन है, ठीक, अगर नहीं गिवन है तब आप क्या करोगे, आप -2 को +2 ही लिखोगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में कभी भी टाइम का आंसर आप लिख के नहीं आओगे। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक, क्लियर है यहां तक की बातें? इजी न्यूमेरिकल्स थे दोनों, आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस थे, आपने देखा होगा क्वेश्चन की औकात क्या है और आपका लेवल उससे कितना ऊपर है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हालांकि लास्ट का, इसमें अभी एप्लीकेशंस भी आएंगे, बट टॉपिक यही है मेन, जो हम बचपन में पढ़े क्लास 9th में कि सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ट्रू, सही है, मैं नहीं बोल रहा गलत है, मैंने नहीं बोला कि आपने गलत पढ़ा है या आपके टीचर ने आपको गलत पढ़ा है, लेकिन छोटे छोटे से हिडन क्लॉजेस हैं जो आपको जानने चाहिए इस स्टेज पे, आपको पता होने चाहिए, या दूसरों से आगे निकलने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए। ठीक है, उनकी बातें करेंगे। फिलहाल ये बात हमको ओके है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये इतना हुआ जो हम 9th में पढ़े थे, डिटेल कंप्लीटली आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है आपके नोट्स में लिखने के लिए, पूरे में बात यही समाप्त की गई है। ठीक है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे, वो सीखने की जो हमको पता नहीं, ठीक, ये जो हमने इग्नोर किया है हम उसको सीखेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम 3-4 एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की। यहां देखिए, ये केस कहलाता है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन समझते हो? रिकॉइल, री मतलब होता है दोबारा। जैसे ही आप गन है, जैसे ही इसे बुलेट फायर किए, गन पीछे की तरफ जर्क देती है, पीछे की तरफ झटका लगता है, इसलिए शोल्डर की हेल्प लेते हैं हम। ठीक, तो जो पीछे की तरफ झटका लगता है वो इसी वजह से लगा। जैसे ही बुलेट निकली स्पीड में, आगे की तरफ फोर्स था और वो जो एक्शन था उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आएगा ही, मतलब उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा। इसी वजह से गन जो होता है उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। एक यहां देखिए, ये क्या कर रहा है, ये बंदा खड़ा है नाव से उतर के, नाव से उतर के जो नदी के किनारे एक स्टूल है उस पर चढ़ना चाह रहा है, और नाव स्लिप हो जाएगी इधर के साइड और बंदा फॉल डाउन इन अ रिवर। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इस पे पैर रखेगा, ये अपने इस पैर के थ्रू नाव को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही ये नाव को पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, नाव तो पीछे ढकेल गई भैया, और ये ना इधर गिरा है ना इधर गिरा है, बीच में नीचे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट, जब रॉकेट आप देखा होगा, नासा की एक बहुत फेमस पिक्चर है जिसमें से एक रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है, उसमें से बहुत सारी गैस, बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। यहां भी वही हो रहा है, रॉकेट यहां रखा था, अब इसमें से बहुत सारा गैस, बहुत सारा धुआं निकलना शुरू हुआ। इसने जमीन की तरफ फोर्स लगाया, बदले में जमीन क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और रॉकेट लॉन्च। एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बलून, बलून में से हवा निकलना शुरू की, बलून ने नीचे की तरफ हवा ने लगाया, बदले में जमीन ने इसके ऊपर लगा दो, बलून लगातार ऊपर उड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल चीजें थी यार, बट पता होना बहुत जरूरी है। कई बार सिंपल चीजों में भी छोटे छोटे हमारे माइन्यूट क्रैक्स रह जाते हैं, कई बार हमको भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा अपना लेवल बेस्ट ट्राई यही होता है कि वो माइन्यूट क्रैक्स ना आने पाए आपके में। इज दैट क्लियर? कुछ और इलस्ट्रेशंस की बात किया है?
एक जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है स्विमिंग। स्विमिंग जिसको आती हो वो इस बात को बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकता है कि जब हम स्विम कर रहे होते हैं तो हम अपने हाथ से पानी को पीछे ढकेल रहे होते हैं। यार हम पानी को पीछे ढकेलते इसलिए कि बदले में पानी हमको आगे ढकेलेगा और हम आराम से तैरते हुए निकल जाएंगे। हमने पानी पे एक्शन लगाया, बदले में पानी ने हम पे रिएक्शन लगाया और वही रिएक्शन तो हमको चाहिए था। हमारा काम हो गया, अब हम आराम से तैरते हुए निकल जाएंगे। इन ऑर्डर टू वॉक, गाइस इस पे 2 मिनट लूंगा मैं। ठीक, एक बंदा है, वो इधर जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि अगर कोई बंदा है जो टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। जिस बेसिक जानता है जो फ्रिक्शन के बारे में, वो कहेगा सर कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर सर ईस्ट में बंदा जा रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन वेस्ट होगी क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट लगता है। ठीक, मैं बोलूंगा गलत, एकदम प्रॉपरली इनकरेक्ट है। यही सब छोटे छोटे फ्लॉज हैं जो आपके में आते हैं, जो आपको दिक्कत करते हैं, जो आपको बाकी बच्चों से अलग कर देते हैं। ठीक, ये जो बाकी बच्चे गलत करेंगे वो अब आप सही करोगे 2 मिनट बाद। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन की डेफिनेशन कभी भी, जब भी फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद का टॉपिक फ्रिक्शन ही है, तब वहां पे मैं बताता हूं बेटा फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन के अपोजिट कभी नहीं होती। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स होती है, हमेशा। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, कभी भी मोशन का अपोजिट नहीं होता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स होता है। और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे वो हम यहां समझेंगे। ठीक, होता क्या है, जैसे ही बंदा यहां पे पैर रखा, होता क्या है, वो अर्थ को पीछे की तरफ पुश करता है। हम जैसे ही चलना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ खींचते हैं। एंड कॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अर्थ क्या करेगा, हमको आगे की डायरेक्शन में रिवर्सली ढकेलना शुरू करेगा और उसी हेल्प से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते। ध्यान देखिए, यहां पे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अगर बंदा ईस्ट में जा रहा है तो वह अप्लाइड फोर्स लगा रहा है वेस्ट पे। ठीक, और मैंने क्या बोला आपको, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के रिवर्स होती है। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन थी वेस्ट, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी कहां होगी, टुवर्ड्स ईस्ट। वॉकिंग इज एन एक्सेप्शनल केस, क्योंकि यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वॉकिंग में जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। ये कोई स्प्रिंग बैलेंस ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे बना होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं। जब इससे कोई बॉडी लटकाते हो आप, तो ये स्प्रिंग बैलेंस खिंचता है। यार वेट की डेफिनेशन आपने क्लास 9 में पढ़ा, यार हटाओ इस स्प्रिंग बैलेंस को, वेट पे आते हैं। आपने वेट की डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि अर्थ हम पे जितना फोर्स एक्सर्ट करता है दैट इज कॉल्ड अवर वेट। क्यों ऐसा पढ़ा, क्योंकि हमारा अगर कोई सर्टेन वेट है तो हम अर्थ पे लगा रहे होंगे, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से अर्थ भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है, और वही फोर्स तो वेट की इक्वल है। दस हम इसीलिए डेफिनेशन बोलते हैं कि अर्थ हम पे जितना भी फोर्स लगाएगा वही हमारा वेट कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक, यहां तक की बातें सबको ओके हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। यहां पे हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीटली ओके होता है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए और पॉलिश कीजिए चीज़ों, क्योंकि जो 4th लेक्चर आएगा लॉज ऑफ मोशन का अब इसके बाद, दैट विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेक्चर को प्रॉपरली फिनिश करके उसको देखिएगा, और तब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा उस लेक्चर में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बट वही फिर से बातें हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है आपको क्लास में या लेक्चर में, तो आप आराम से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे
कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। सो एंजॉय टिल देन गाइस, गुड बाय, टेक केयर।